सबसे पहले पटियाल आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी को मिले भागवत उपदेश का परीक्षण करेगा। आरएसएस चीफ ने बिना नाम लिए 5 ऐसी बातें कही हैं जिनकी चर्चा देश के हर घर में हो रही है। सबके मन में एक ही सवाल है, शपथ ग्रहण के तुरंत बाद संघ प्रमुख ने ऐसा भाषण क्यों दिया जो बीजेपी के लिए आईना लग रहा है। 400 का दम भरने वाली पार्टी बहुमत की रेखा पार नहीं कर पाई, सरकार भले ही बन गई लेकिन बैसाखियों के सहारे। ऐसे में पोर्टफोलियो ईगो को क्या चोट लगी है या फिर पॉलिटिकल सीधा आघात लगा है। कट्टर कार्यकर्ता है उनको, उनके मन में, सबके मन में कोई ना कोई थ्योरी है लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। ऐसे में संघ प्रमुख ने भरी सभा में पूरी कहानी सुना दी। आपको मेरे अगल बगल में कुछ शब्द दिख रहे होंगे। राजनीति के जानकार ये मान रहे हैं कि इन्हीं शब्दों को आधार बनाकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नई सरकार को आईना दिखाया है। यहां खास बात यह भी है कि संघ प्रमुख ने जो भी कहा ठीक वही बात बीजेपी के बारे में देश का विपक्ष भी कह रहा है। संघ प्रमुख ने सबसे पहले अहंकार से सावधान रहने को कहा। यही बात तो देश का विपक्ष भी कह रहा है मोदी और उनकी सरकार के बारे में। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। संघ प्रमुख की सीख और विपक्ष की आलोचना में अहंकार कितना कॉमन है, इसे समझने के लिए पटियाल ने एक वीडियो रिपोर्ट तैयार की है। पहले उसे सुनिए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि संघ प्रमुख ने ऐसा क्यों कहा। देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार सभी ने जी जान से मेहनत की और ये जो अहंकार है मोदी और शाह जी का, उनको खत्म कर दिया है। ये प्रधानमंत्री जो है अपने आप को भगवान मानते थे, उनका नाक कट गया है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। इस चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि शुरू में बीजेपी को संघ की जरूरत पड़ती थी, आज पार्टी खुद को चलाती है। नतीजे आए तो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए सहयोगियों के सहारे की जरूरत पड़ी। जानकार कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव में संघ एक्टिव नहीं था।
प्रचार की व्यक्तिवादी नीति से सहमत नहीं था संघ। अब संघ प्रमुख ने यह कह दिया है कि प्रचार में झूठ का इस्तेमाल घातक साबित हुआ है। झूठ बोलने के लिए तकनीक की मदद ली गई। तो क्या संघ इसे भी बीजेपी की कमजोरी का एक कारण मानता है? जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और बिना कारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? इन दोनों बयानों को देखने के बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है, और वो ये है कि पूरे चुनाव प्रचार पर संघ की नजर थी। वो हर बयान और सियासी चाल को गंभीरता से परख रहा था, लेकिन चुप रहकर। संघ ने तब कुछ नहीं कहा, अब कह रहे हैं, और ये बात ध्यान देने वाली है। संघ ने गलती चुनाव के दौरान ही पकड़ ली थी, फिर भी वो चुप रहा। समाज को बांटने वाले बयान पर भी अब संघ प्रमुख ने आपत्ति जताई है। आप पहले चुनाव के दौरान बांटने वाले बयान सुनिए, फिर इस खबर पर आगे बढ़ेंगे। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि भैया हम इसको बदल देंगे। आप लोग ये सपना मत देखिए, आपकी बस की नहीं है। इसको कोई छू नहीं सकता है, कोई शक्ति नहीं छू सकती है, और जो छुएगा उसका मुकाबला हम सब करेंगे। इंडी गठबंधन वाले पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। इन्होंने कर्नाटका में ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे भी दिया। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। रिजर्वेशन किससे छीनेंगे? आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से, इन लोगों से रिजर्वेशन छीना जाएगा। संघ ने बीजेपी के प्रचार की गलती तो पकड़ ली, लेकिन सुधार नहीं करवाया। मतलब साफ है, चुनाव प्रचार में संघ शामिल नहीं था, नतीजे आ गए, तो अब बिना नाम लिए दुनिया को यह बता दिया कि राजनीति में क्या करना सही है और क्या गलत। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान तक तो ठीक है, लेकिन एक विचार की जिद शायद अच्छी बात नहीं। पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। क्योंकि इन बातों में उलझे रहेंगे तो काम रह जाएंगे। और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है, और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए। परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें दो पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के दो पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के दो पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो।
2004 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था? बीजेपी ने फील गुड और शाइनिंग इंडिया का नारा लगाया था, नतीजे आए और पार्टी हार गई। अयोध्या में भी हार मिली। बीजेपी एक दशक सत्ता से दूर रही। 2024 में चुनाव के दौरान 400 पार का नैरेटिव घड़ा गया, ऊपर से माहौल बन गया, लेकिन नीचे सच्चाई कुछ और ही थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस चुनावी हकीकत को भी सामने रखा है। उन्होंने संदेश दिया है, बदलाव जनता करती है, सिर्फ नारा लगाने से बदलाव नहीं होता। दुनिया में सर्वत्र, दुनिया का इतिहास देखिए, यही हुआ है। जब कोई परिवर्तन आया, समाज में आया, उसके कारण व्यवस्था में आया। नेतृत्व खड़ा हुआ, लेकिन नेतृत्व को समाज का प्रतिसाद मिलने के लिए समाज का परिवर्तन हुआ। फ्रांसीसी राज्य क्रांति में फ्रांस के गरीबों का असंतोष शिखर पर पहुंच गया था, इसलिए क्रांति की बात करने वालों के पीछे सारी जनता खड़ी हो गई। यही रशिया में हुआ है। मणिपुर पिछले 1.5 साल से सामुदायिक टकराव के कारण हिंसा की चपेट में है। 2 समुदाय वहां पर भिड़ रहे हैं। भागवत ने अपने संदेश में मणिपुर को सरकार की प्राथमिकता बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह इशारा भी किया कि सुधार की ट्रेन यहां 1 साल लेट है। यह बहुत बड़ा प्रहार माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर ही अविश्वास प्रस्ताव लाया था। तब सरकार ने मणिपुर पर अपने स्टैंड को सही कहा था। उस ढंग से विकास की रीति, उस ढंग से अपने विकास के प्रतिमान हमको बनाने पड़ेंगे। उसके लिए देश में शांति चाहिए। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। संघ प्रमुख का ताजा बयान विपक्ष की पॉलिटिकल लाइन से मिलता है, इसीलिए इस बयान पर राजनीतिक विवाद होना लाजमी है। अब कुछ अहम बातें आपको सुनवाता हूं। देश में अगर हमको आगे बढ़ना है, विकास करना है, तो वहाँ पर शांति जरूरी है, खुशहाली जरूरी है। और इसी हिसाब से मणिपुर के बारे में जो उन्होंने चिंता जताई, एक तरफ से वो सही है। शांति की बहुत सारी कोशिशें वहाँ पर की गई। आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ जाके वहाँ रह के आ गए कि अहंकार ये ऐसी चीज़ है कि वो किसी को भी लेके डूब सकती है। क्या संघ प्रमुख नसीहत दे रहे हैं मोदी सरकार को, कैसे आगे बढ़े? वो नहीं हो सकता है। संघ प्रमुख हमारे जैसे जो नए मंत्री लोग वहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल हुए, उनके लिए उन्होंने ये शब्द कहे होंगे। मोहन जी भागवत हमारे सरसंघ चालक जी है, और वो जो अपेक्षाएं सरकार से करते हैं वो राष्ट्र के आधार के ऊपर ही करते हैं, और उनका अपेक्षा भी है और उम्मीद भी है और विश्वास भी है। जब विश्वास है तो ही अपेक्षा की जाती है। आरएसएस और बीजेपी एक ही है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग जिस तरह से मणिपुर के बारे में जो उनकी मानसिकता रही है, वो तो पूरे दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है। महिलाओं को कैसा अपमानित किया गया है, वो भी सबने देखा है। मोहन भागवत जी ने चिंता जताई है मणिपुर की स्थिति को लेकर। सरकार ऑलरेडी उस पर चिंता कर रही है। 10 साल से मोदी जी की सरकार केंद्र में है, और 10 साल से वहाँ पर शांति थी, वहाँ पर दिक्कत नहीं थी, परंतु एक कोर्ट का ऑर्डर आया जिसके चलते हुए वहाँ पर परिस्थिति बिगड़ी। जरूरी कदम है वे सब उठाए हैं, और सुनिश्चित मणिपुर में भी शांति बहाल होगी। संघ और बीजेपी के रास्ते बेशक अलग हैं, लेकिन विचारधारा एक ही मानी जाती है। इसीलिए दोनों के बीच तालमेल की जरूरत और गुंजाइश हमेशा रहती है। लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच विरोध खुलकर सामने आ गया है, तो संघ से जुड़े लोग इसे कैसे देखते हैं, आप भी समझिए। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हम 4.5 साल गवर्नेंस देंगे और 6 महीने राजनीति करेंगे। और आपने देखा होगा कि विपक्ष ने भी जो है वो झूठ से इसका प्रचार शुरू किया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाए, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। ये भी कहीं कुछ ऐसा नहीं था।
और इसके कारण फिर भारतीय जनता पार्टी ने उसे नए तरीके से मोबिलाइज करने के लिए रिएक्शन किया। तो कटुता तो समाज में आती है इन सब चीज़ों से। तो सरसंघ चालक जी का उद्बोधन यही था कि भाई समाज में कटुता नहीं हो, काशी का मुद्दा हो, अयोध्या का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे हों, इस देश में रिलीजियस कन्वर्जन नहीं हो। संघ के स्टैंड है और भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड है, दोनों एक हैं। क्योंकि मैंने फिर कहा कि वैचारिक अधिष्ठान दोनों का एक है, लेकिन ये मान लेना कि संघ भारतीय जनता पार्टी के सारे कामों में हस्तक्षेप करता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं, कभी नहीं हुआ है। की जो टिप्पणी आई है और जो उन्होंने अपने एक भाषण में दी, उसका जो अगर आप उल्लेख देखें या उसकी जो पृष्ठभूमि है वह राष्ट्रहित और राष्ट्र निर्माण से जुड़ी हुई है। और यह चिंता बड़ी स्वाभाविक भी है क्योंकि मणिपुर भारत का एक अभिन्न अंग है और अगर वहाँ एक इतने लंबे समय से, 1 वर्ष से भी अधिक समय में, जब वहाँ जिस प्रकार की एक दो समुदायों के बीच में एक तरह का जो युद्ध सी जो वहाँ जो परिस्थिति हो रखी है, एक लोकतंत्र है, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, तो एक मतभेद आपस में हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और यही उनकी जो टिप्पणी थी कि यह आवश्यक है कि जो हम विरोधी दल को विरोधी दल न देखकर एक प्रतिपक्ष के रूप में देखें। अब आपको एक बहुत चौंकाने वाली रिसर्च दिखानी है जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि बीजेपी और संघ की दूरियां कैसे बढ़ रही हैं। 2014 में बीजेपी के 66 मंत्रियों में से 41 संघ की बैकग्राउंड के थे। अब 2019 देखिए, तब 53 में से 38 मंत्री संघ बैकग्राउंड वाले थे। और 2024 में क्या हुआ? मोदी सरकार में बीजेपी के 60 मंत्रियों में से 21 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड वाले रह गए। यानी 10 साल में आरएसएस बैकग्राउंड वाले 20 मंत्री घट गए। यह मोटा मोटी अंदाजा है। इसकी वजह नए लोगों की एंट्री भी हो सकती है। अब पार्टी में कई नए नेता ज्यादा प्रभावी हैं और पुराने खुद को हाशिए पर भी महसूस करते हैं। इसका सबूत आपको दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल से दिलीप घोष का एक संदेश आया जिसमें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के एक मैसेज का इस्तेमाल किया था। घोष ने लिखा था, एक पुराने को बचाने के लिए 100 नए कुर्बान किए जा सकते हैं क्योंकि पुराने ही जीत दिलाते हैं। यह चुनाव के दौरान हुआ था। संघ प्रमुख के बयान का परीक्षण करने से एक बात बिल्कुल साफ हो गई है। बीजेपी और संघ के बीच एक आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है। दोनों के बीच अब पहले जैसी बात नहीं। संघ अपनी चाल और चरित्र के मुताबिक चेहरा बनाना चाहता है जिसमें वक्त लगता है, लेकिन पार्टी के पास शायद उतना वक्त नहीं है। वो जीत के लिए इंस्टेंट अप्रोच, उसमें विश्वास रखती है। सुनने में तो यह भी आया है कि बीजेपी अब सैलरी देकर मैनेजर हायर करेगी जो पार्टी, चुनाव और राजनीति का मैनेजमेंट देखेंगे। लेकिन सवाल यहां यह भी है कि क्या यह मैनेजमेंट संघ को इतनी आसानी से रिप्लेस कर पाएगा?